बदलते भारत की शान। जब बात किसानों की होती है, जब बात बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर की होती है, तो डीडी किसान पे बात होती है सच के साथ की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे पिछले 10 सालों का वो खाका जिसने किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया। इन 10 सालों में कौन कौन सी वो योजनाएं थी जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि अब सिर्फ पूंजी नहीं दी जाती, पूंजी की बैसाखी पे किसानों को चलना नहीं सिखाया जाता, अब उनको ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। और ये सारी बातें इस खास कार्यक्रम में होती है। तो आज भी एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और किसानों से रूबरू कराएंगे जो बताएंगे आपको कि वो क्यों सच के साथ है। शो की रवायत है, शुरुआत होती है रिपोर्ट के साथ। देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 10 सालों में लगभग हर क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की और ये सभी योजनाएं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत दिसंबर 2018 से मानी जाती है और फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई। बता दें कि पीएम किसान के तहत सरकार एक साल में 2000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में किसानों को कुल 6000 रुपए देती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डाली जाती है। वहीं फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। फसल बीमा सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना है। पिछले 7 साल के दौरान कुल 49.44 करोड़ किसानों ने इस योजना में आवेदन किया है, जबकि 14.06 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिला है। साल 2022-23 के दौरान फसल बीमा योजना में 11.69 करोड़ किसानों ने आवेदन किया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि 2021-22 में आवेदक किसानों की संख्या सिर्फ 8.3 करोड़ ही थी, जबकि 2020-21 में 6.23 किसानों ने ही इस योजना में आवेदन किया था। बात अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की करें तो इस योजना की शुरुआत 2015-16 के दौरान की गई थी। यह केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में साल 2015-16 से 2021-22 तक देश में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया। साल 2022-23 से यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन चलाई जा रही है। 2015-16 से 2023-24 तक PDMC के तहत देश में 83.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। वहीं अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो दिसंबर 2023 तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके हैं। देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों पर 93,781 किसान प्रशिक्षण, 6.45 लाख प्रदर्शन, 7,425 किसान मेले अभियान आयोजित किए जा चुके हैं। 2014-15 से देश में कुल 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
जिनमें 1068 स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 163 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 6376 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने और समझाने की कोशिश की कि आखिर पिछले 10 सालों का खाका क्या रहा जब किसानों के उत्थान की बात की जाती है। पिछले 10 साल किस बात की गवाही देते हैं और किसान कहां पे खड़े हुए आज अपने को पाते हैं। तो ये तो रिपोर्ट के जरिए हमने समझाया, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट नहीं, डीप एनालिसिस करते हैं, सटीक विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ता है। उस पैनल का स्वागत करते हैं और परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद आनंद जी, जो सदस्य हैं पीएम एमएसपी कमेटी के। साथ ही साथ प्रभुदत्त मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो डेप्यूटी एडिटर हैं, हिंदुस्तान बिजनेस लाइन के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करते हैं प्रभुदत्त जी आपसे ही। सर, पिछले 10 सालों का एक खाका खींचने की कोशिश करें और 10 सालों के आईने में एक बड़ा अक्स आज की तारीख में उकेरने की कोशिश करें, तो किसानों की बदलती हुई जिंदगी कहां पे आप देख पाते हैं उन योजनाओं के मद्देनजर जो सरकार ने चलाई है? देखिए, कई सारे नई योजना शुरू की गई है, जैसे फसल बीमा और पीएम किसान। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो योजनाएं हैं 2014 के बाद शुरू हुई है। और इसमें आप देखिएगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी बोलते हैं, पीएम किसान के जरिए 6,000 रुपया ये डायरेक्टली इनपुट सब्सिडी देते हैं। 6,000 आप कहने के लिए तो बहुत कम लगता है आज के डेट में, लेकिन अगर देखेंगे तो उसमें कई सारे खर्चे आप किसान कर सकता है। अगर जो 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है जिसके पास, वो काफ़ी हद तक कुछ उसको मीट कर सकता है, जो भी एक्सपेंसेस है। दूसरा आता है फसल बीमा। उसमें पहली बार इन्होंने एक इंश्योरेंस को लेके आए एग्रीकल्चर में। पहले क्या होता था, एक कंपेंसेशन होता था, फसल डैमेज हो जाती थी तो हमेशा किसानों की तरफ से मांग उठती थी कि हमको मुआवजा चाहिए, और उसी के चलते हमेशा कमेटी बनती थी, डिले होता था, ये होता था। तो इन्होंने एक लेके आए जिसमें किसान को कम से कम प्रीमियम देना पड़े, और जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो बियर करे। उसमें काफ़ी सारी कमियां रही हैं जिसको गवर्नमेंट ने भी माना है, और टाइम टू टाइम उसने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं, सुधार बहुत सारे हुए हैं। अभी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हुई है तो धीरे धीरे उसका एडॉप्शन बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली तेलंगाना ने दोबारा वापस ज्वाइन किया है, जो पहले छोड़ दिए थे। आंध्रा ने पिछले साल ज्वाइन किया है, झारखंड शायद फिर वापस आ सकता है। तो ऐसी एक स्कीम है फसल बीमा, जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी क्या है, किसान को थोड़ा सा, कई लोगों को समझ ये है कि हम जो प्रीमियम जमा करते हैं 2% है या 3% है या 1.5% है, जो भी है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन इंश्योरेंस में ये होता नहीं है। इंश्योरेंस एक अलग चीज़ है जिसमें आप प्रीमियम जो जमा करते हैं वन टाइम होता है, उसके बदले में अगर ये रिस्क एश्योर होता है, अगर कुछ भी दिक्कत हो, क्रॉप डैमेज होता है, तो उसमें आपको पैसा वापस मिलता है क्लेम जब करेंगे। तो सरकार की तरफ से थोड़ी सी और पहल होनी चाहिए, जिसमें किसान को ये समझ में आए कि ये जो डिपॉजिट करते हैं प्रीमियम, उसको वापसी के तौर पर ना देखा जाए कि हमको 1 साल बाद उसको वापस मिलना चाहिए। ये कंसेप्चुअल, ठीक है, यानी थोड़ी कोशिश हुई है और कोशिश की गुंजाइश अभी और दिखाई देती है। विनोद जी भी हमारे साथ हैं। सर, जो राइज जिसकी हम बात करते हैं पिछले 10 सालों की, वो राइज असल में किसानों के हित में होता हुआ दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो फिर आप आज की तारीख में 2024 की शुरुआत में आप किसानों को कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहला बदलाव तो आपको ये दिख रहा है कि आज दूरदर्शन किसान है, एक किसानों के नाम पे एक डेडिकेटेड चैनल, जो किसान, किसानी, गांव, गरीबी और एक जो हाशिए पे खड़ा व्यक्ति है,
उसकी बात करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक न्यूज़ चैनल इस सरकार ने बनाया सबसे पहले। दूसरा, आप देखेंगे सारी रिपोर्टें कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, शोर मचा के कह रही है, आज प्रति व्यक्ति जो हमारे यहाँ सीरियल का उत्पादन है वो 4.5 टन है। पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही हो कोविड और कोविड के बाद, और हमारी अर्थव्यवस्था 6.4% ग्रो हो रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था, किसान सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि बीज का उत्पादन करे और बीज लगाए और वो फसल काटे। जो आप सड़कों पे स्पाइक देख रहे हैं, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें देख रहे हैं, जो एक रूरल इकॉनमी चेंज हो रही है, ये पूरी की पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जहाँ तक कि बदलाव करने की बात है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन और एक 2070-75 की बात की जा रही है, आज का किसान एक ऊर्जा भी जनरेट करने वाला है। वो इथेनॉल सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो इथेनॉल गवर्नमेंट ले रही है। मक्के से पहली बार एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो रहा है। मैं वैसी जगह से आता हूँ जहाँ बाढ़ जो है वो अपनी पराकाष्ठा पे रहती है। आप कुशहा का डैम देखें, और वो जो बेल्ट है मक्के के लिए, किसान बहुत वर्षों से उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ बेचते कोई उसका ठिकाना नहीं था। आज कंपनियां आ रही है वो मक्का खरीदने के लिए, और गवर्नमेंट भी उसमें एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत उनका सामान बिकवा रही है। तो ये बाजार को किसान से जोड़ने की जो नवीनतम प्रक्रियाएं थी, आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं था इस दिशा में। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो हाशिए पे खड़ा था, जो लगभग अब 90% के आसपास हो गया है, उसके अर्थव्यवस्था में, उसके आर्थिक व्यवस्था में, और उसके खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट आप इंडेक्सेस देखेंगे तो उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन आया है। आप गांव में जाएंगे, एक पूरी वाइब्रेंसी दिखेगी। तो इन आंकड़ों को अगर आप खंगालेंगे, आंकड़े तो काफ़ी रख दिए जा सकते हैं कि A2A+FL दिया गया, पहली बार दिया गया, 50% जोड़ के दिया गया, लोग शोर मचाते रहे। और जो रूरल क्रेडिट में जो इजाफा हुआ है, किसान को क्या चाहिए, किसान को देखिए आज टेनेंट, जो फार्मर टेनेंट है वो भी क्रेडिट अवेल कर सकता है। तो सबसे पहले जो ये राज्य, केंद्र और लोकल जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक उलझा हुआ हमारा किसान था, उसके लिए ढांचागत सुधार करने की जो प्रक्रिया हुई है वो एक दूरदर्शी है। सहकारिता मंत्रालय का एक निर्माण करना, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाना। भाई, किसान एक्सपोर्ट कैसे करे, किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कैसे जोड़ा जाए, उसकी पूरी ना ही सिर्फ रूपरेखा और संरचना रखी गई, बल्कि वो शुरू हो चुका है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को, दूर दूर तक लोग गांव-गांव में आपकी बात सुन रहे होंगे, हमारी बात आपके माध्यम से जा रही है। आज का किसान पैक्स के माध्यम से किसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की सदस्यता लेगा, जो कि भारत एक्सपोर्ट लिमिटेड है, और उसको सिर्फ एमएसपी पे खरीदारी ही नहीं होती है, जो एमएसपी एक बहुत डिबेट में रह रहा है। जो फायदा होगा एक्सपोर्ट करने से, उस मूल्य श्रृंखला से, उसका 50% डिविडेंड भी उसको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फार्मिंग की बात नहीं हो रही है, नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को शेल्फ पे कैसे रखा जाए। तो ये बदलाव है। इनाम का आप आंकड़े देखिए, अपने आप में जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी हमारी है, वो 1400 के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक मंडियां हो गई है, 1358 के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक मंडियां हो गई है। तो ये एक सिर्फ एक बेडरॉक नहीं बना, एक सिर्फ ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि यहां से हम एक हनुमान कूद लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ढेर सारी बातें यहाँ पे असल में विनोद जी समझा रहे हैं। तो विनोद जी, कई योजनाओं का जिक्र आपने किया, बताया भी कि विकास की रफ्तार कैसी रही, और अब किसान वो वाला किसान नहीं है जो पिछले 10 साल में था। लेकिन सर, वो किसान कौन है जो फिर थोड़े से खफा हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं? उनको, वो भी तो किसान ही है ना सर। थोड़े मत भ्रमित लोग हैं जो इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं इस देश में, जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हम खिलाफ हैं। तो अपनी बात जबरदस्ती, राजनीतिक बातें मनवाने के लिए कुछ एक किसान को बहला फुसला करके, मत भ्रमित करके वो उनको लेके आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से हमेशा से इस तरीके के कुछ माइनर फोर्सेस होते हैं जो विकास को नहीं चाहते हैं, जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत अपनी करवट ले और विश्व में अपनी बात रखे। तो हमारे विकास से, हमारे गांव के विकास से, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा संकल्प लिया है, संकल्प से सिद्धि का, उसकी खिलाफत करने के लिए कुछ लोग हैं, वो मत भ्रमित हैं। उन्हें हम लोग समझा देंगे, वो समझ में आ जाएगी उनको सारी बात कि विकास कैसे होता है और उसका फायदा किनको होगा। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णनील चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। तो डॉक्टर चौधरी, असल में जिस तरह की चर्चा अभी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि सब कुछ गुड है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसान के लिहाज से जितनी भी योजनाएं शुरू की गई
उनके हिसाब से आप किसान की स्थिति कहां पाते हैं? आप किसानों के बीच रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि पिछली कई ऐसी योजनाएं शुरू हुई जिन्होंने किसानों के जीवन में थोड़ा ही सही बदलाव तो जरूर किया है सर। देखिए, कृषि के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है सिंचाई के संसाधनों को, जब ये सरकार बनी थी 2014 में, तो जो 36% सिंचित एरिया था आज वो बढ़कर 51% हो गया है। ये बहुत बड़ी शुरुआत, मैंने कहा सिंचाई के संसाधनों में 15% की वृद्धि होना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा ये कि जो किसान का बाजार की स्थिति है और जो मार्केट में किसान की समस्याएं हैं, असली बात वो है। और देश में 86% गरीब और छोटा किसान है, उसको बाजार से कैसे जोड़ा जाए, इस सरकार ने बड़ी शुरुआत की है। बड़ी शुरुआत इसलिए की है कि जो 22,000 हाट गांव में हैं उनको बाजार में परिवर्तित करने के लिए छोटी छोटी मंडियां बनाने के लिए शुरुआत की है, क्योंकि छोटा किसान वहीं अपना माल बेचता है। दूसरी बात, अब क्रेडिट पे आप आ जाइए बाजार के साथ साथ, तो पहले सिर्फ कृषि के लिए ऋण मिलता था, इस सरकार ने उसमें बदलाव किया। मैं खुद भी कोर ग्रुप में मेंबर नीति आयोग में रहा था, उसमें बैठक में, और हमने कहा कि पशुपालन के लिए भी क्रेडिट सुविधाएं दे सरकार, तो उसको कृषि के साथ पशुपालन के लिए भी उसको जोड़ा गया है और आज पशुपालन के लिए पूरी तरीके से ऋण मुहैया किया जा रहा है। आप आइए बीज के क्षेत्र में, बीज के क्षेत्र में सुधार के लिए जो नेशनल लेवल पर अभी नई सहकारी समिति बनाई है। सबसे बड़ी बात यह, सरकार ने सहकारिता को, सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, पूरे दुनिया के विकसित देशों में भी सहकारिता किसानों ने अपनाई है और कामयाबी पाई है। हमारे यहाँ कहीं छिप गया, कहीं गलत दिशा में चला गया, ये सारी कमियां रही और आज उस सहकारिता का अलग से मंत्रालय विशेष रूप से बनाया गया। और बड़ी बात यह है कि उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, वो युद्ध स्तर पर उन्होंने कोऑपरेटिव को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। जैविक कृषि उत्पादों के किसानों का था बाजार नहीं मिलता, उसके लिए सोसाइटी बनाई है, निर्यात के लिए सोसाइटी बनाई है। आप सब चीजों को, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तक जो है किसानों को दिया गया है। किसानों को कृषि मशीनरी सर्विस सेंटर खोलने के लिए युवाओं को 80% तक सब्सिडी सरकार ने दी है। तो चीजें 1300 से ज़्यादा इनाम मंडी इसलिए बनाई गई कि किसानों को पता हो कि पूरे देश में क्या बाजार है। आखिर जो दूरदर्शन किसान है वो रोजाना मंडियों के भाव बताता है ना देश के किसानों को, वो इसीलिए बताता है कि उसको पता होना चाहिए कहाँ किस मंडी में क्या भाव है, उसकी उत्पादन लागत कम कैसे हो और उत्पादकता बढ़े और उसको बाजार में उसके उचित मूल्य मिले। तो इस सरकार ने चारों तरफ से किसान को बाजार में खड़ा करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हर ब्लॉक स्तर पर एक एफपीओ बनाने की योजना की शुरुआत की। 10,000 एफपीओ में 7,700 के करीब एफपीओ बन चुके हैं। वजह यही है कि कम से कम 300 फार्मर उसमें होंगे और जो हिली एरिया है, हिमालयन बेल्ट है, वहाँ 100 किसान उसमें मेंबर होंगे। क्योंकि हमने तो जम्मू कश्मीर में भी बनवा रखा है, हम तो हर जगह महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह हमारे तमाम लोग, साथी लोग, मित्र लोग आगे बढ़ चढ़ काम कर रहे हैं। पैक्स को जो है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, वो इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा थी, उनमें कौन सक्रिय किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी थी जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उनको सक्रिय किया जा रहा। अभी जो बाहर अनाज सड़ता था उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ रुपया पैक्स के लिए आगामी 5 साल में 7 लाख टन के गोडाउन की व्यवस्था करने के लिए इसलिए दिया है, पैसा की व्यवस्था की है कि वो भी अनाज खरीद में भागीदार बने, वो उपभोक्ता तक आपूर्ति करने के लिए बने, वो अपना सिस्टम खड़ा करें, तभी काम चलेगा। क्योंकि बाजार में जब तक किसान का शोषण होगा, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एफपीओज का और पैक्स का और इनाम मंडी की शुरुआत की है, ये बहुत बड़ी शुरुआत है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप बजट देखिए कृषि का, जो कभी 2014 में 27,000 करोड़ का था, आज वो 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस सरकार ने इस साल भी दिया है।
तो सरकार का फोकस जो है वो किसान है, और खासतौर से जो छोटा किसान है 86% है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत उन किसानों के लिए समय पे बीज खरीदने के लिए और समय पर खाद खरीदने के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत है। आप फसल बीमा योजना का जो परिणाम, जो नुकसान फसलों का होता था उससे बचाने के लिए रबी को 1.5% और खरीफ को 2% पर जो सरकार ने शुरुआत की, उसका परिणाम आज है कि जब फसल खराब हो जाती है ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से, किसी भी तरीके से, तो उसको जो है जो लोन वो बैंक से लेके काम करता, खेती करता, ऑपरेशंस में काम लगाता, उसको बचाने के लिए ये फसल बीमा योजना पूरी तरह कामयाबी तो के आप साथ कह रहे हैं कई कोशिशें की गई और उन कोशिशों का जो परिणाम है हम अपने सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। प्रभुदत्त मिश्रा भी मेरे साथ हैं, डेप्यूटी एडिटर हैं हिंदू बिजनेस लाइन के। तो सर, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो एक स्टडी में पढ़ रहा था IFPRI की, जिसमें यह कहा गया कि असल में जो किसानों तक पहुंचने वाले पैसे के बीच का जो रिसाव है, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं सर, रिसाव जो बिचौलियों की वजह से होता था, वो रिसाव रुक गया है। तो सर, कितनी बड़ी उपलब्धि प्रभु सर आप मानते हैं कि ये जो रिसाव था, जो किसानों के लिए एक दंश था, वो खत्म होता नजर आ रहा है? देखिए, ये तो जरूर हुआ है कि डायरेक्ट ये जो टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है, DBT जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे जी, ये टेक्नोलॉजी का होना और उसको अमल में लाना दोनों बिल्कुल सही दिशा पे कदम था। टेक्नोलॉजी तो अपने आप इवॉल्व होता है, लेकिन उसको अमल में लाना गवर्नमेंट की डेफिनेटली वो एक अचीवमेंट माना जाता है, और कामयाबी उसमें मिली है। कितनी मिली है वो डिबेटेबल हो सकता है, वो स्टडी आई है, ठीक है कि हुआ है, फर्क दिखता है उसमें हुआ है, क्योंकि आपने DBT में इतना डायरेक्टली फार्मर को दे रहे हैं PM किसान के तहत, वो तो सबको पता है कि डायरेक्टली जा रहा है अकाउंट में, उसमें कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो मेन इश्यूज है फार्मर को अभी जो झेलना पड़ रहा है, जैसे फसल बीमा है, मैं वो नहीं कर पाया था, उसमें टेक्नोलॉजी अभी गवर्नमेंट यही कोशिश में है कि टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करके जो फार्मर का क्लेम डिले होता है, साल भर 1.5 साल तक वेट करना पड़ता है, उसको कैसे कम किया जाए। और जो आकलन होती है क्रॉप डैमेज, क्रॉप लॉसेस की, जो क्रॉप यील्ड की आकलन होती है, वो जल्द से जल्द हो। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के द्वारा ऐप भी डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जाके आप खेत में तुरंत हो सकता है। वो सब चीज़ जब धीरे धीरे हो जाएगा तो डेफिनेटली कि 1 साल 1.5 साल के बाद उसमें भी बहुत संतोषजनक परिणाम आने लगेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी स्कीम्स आप लाइएगा, एक वरिष्ठ मतलब वो देने वाला, लीड करने वाला एक व्यक्ति अगर हो ना उसमें, तो वो आगे उसका परिणाम दिखता है सबके सामने। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। जब कोऑपरेटिव में अमित शाह जी आए थे, जब इन्होंने एक ड्राफ्ट मॉडल बायलॉज बनाए थे पैक्स के लिए, कोऑपरेटिव भी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उनको पूछा गया था कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो स्टेट के हाथ में है। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उनका कहना था कि हम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। उसका आप कंपेयर करेंगे एग्रीकल्चर में, APMC में ऐसे ही ड्राफ्ट लॉ आया था, लेकिन आज भी कई स्टेट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं, रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर उस हिसाब से पुश मिलेगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं अमित शाह जी ने जब 5 राज्य ने बोल दिया था कि हम लागू नहीं करेंगे, उन्होंने बोला कि एक कमेटी बना दी, बोला कि इन राज्यों को बुलाओ और बुला के चर्चा करो कि किस लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने भी राजी हो गए, उनको भी राजी कर लिया। तो उस हिसाब से जब कदम उठता है ना, तब उसका परिणाम, तो एग्रीकल्चर में उस चीज़ की ज़रूरत है आज के डेट में। ठीक है, लेकिन सर एक पायदान से 10वें पायदान में जाने में थोड़ा समय लगता है, और समय होते होते सारी चीजें होंगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन विनोद जी, असल में पहले तो सिर्फ किसानों की बात हुआ करती थी, अब बात नहीं होती, अब तो गारंटी होती है, और वो गारंटी पूरी होती है। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये गारंटी पूरी होती रहेगी। सर, पिछले 10 साल का तो खाका हम खींच रहे हैं, लेकिन अगले कुछ सालों की तस्वीर हम उकेरने की कोशिश करें तो वो बड़ी गारंटी के तौर पे आप क्या देख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, और कौन कौन सी जगह है जहां आपको लगता है कि बहुत पुरजोर तरीके से काम करने की जरूरत है?
जो पूरी मूल्य श्रृंखला है किसान की, जमीन से जो जहां से वो बीज बोता है और बाजार तक जहां पे कंज्यूमर खरीदता है, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में जो किसानों की भागीदारी थी और नगण्य थी। पूरी की पूरी किसानों की बातचीत सिर्फ मंडी तक ही होती थी और उत्पादन तक ही होती थी। आज का किसान बाजार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। आज का किसान के उसके पास कैफेटेरिया अप्रोच है कि मैं सिर्फ बाजार से ही बीज नहीं खरीदूंगा, सहकारी समितियां भी है, मैं सिर्फ यही मंडी है यहीं पे नहीं बेचूंगा, मेरे पास इनाम है, मेरे पास एक्सपोर्ट करने का भी माध्यम है। आज का किसान मोबाइल पे आप सारे रेट्स देख लेता है। आज का किसान स्मार्ट हो गया है। आज का किसान वो पहले जैसा नहीं है कि जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। जब 2013 की मैं बात बताऊं आपको, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें कही, आंकड़ों पे बाजीगिरी होती है। 1 GB डेटा की कीमत उस समय और आज 1 GB डेटा की कीमत अब आप अगर एनालिसिस करेंगे तो 400% कम हुई है। आप देखिए डेटा का कंजप्शन बढ़ा है क्योंकि गांव में उसका सदुपयोग करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट घटी है। तो जो ये आधारभूत संरचनाएं बना के ग्रामीण भारत को दी गई है, ये कभी नहीं किया गया। और इसका फायदा हमारा वो ग्रामीण युवक जो शहरों की तरफ माइग्रेट करता था 5,000 8,000 की नौकरियों के लिए, अब वो यूनिकॉर्न बना ही रहा है। पहले एक यूनिकॉर्न था, आज आप सबको मालूम है कितने यूनिकॉर्न हैं। वो कौन है? वो कोई मुंबई और अर्बन एरिया का या सिर्फ IIM से पढ़े वाले लोग नहीं हैं। वो गांव के वैसे लोग हैं जो तीसरी कक्षा भी कुछ एक पास नहीं है। वो फेल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन कृषि से संबंधित ICT का प्रयोग करके वो आज अपना यूनिकॉर्न खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए ये एक पूरी ऐसी करवट ली जा रही है कि जो आने वाला भारत 2047 का होगा, और आंकड़े कह रही है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के आंकड़े कह रही है, जो बदलाव हो रहा है उसमें कृषि का योगदान जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। यानी कि अगर $5 ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी बना रहे हैं तो कम से कम 25% कृषि और कृषि से आधारभूत जो संबंधी व्यापार है उसमें होगा। और उसमें किसानों की भागीदारी कैसे हो, किसानों के जेब में उस मूल्य श्रृंखला में पैसा कैसे जाए, उसके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम पे बहुत सारी बातचीत होती है कि भाई सरकार ने शुरू किया, कहाँ है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ऐसी बात कही जाती है। परंतु आप यह देखेंगे 2014 के पहले की आप सारी व्यवस्थाओं को देख लें, कृषि की जितनी स्कीमें थी सबको देख लीजिए। बाद में जब DFI की शुरुआत हुई तो सारी स्कीम का कन्वर्जेंस एक था, इधर उधर की बात नहीं। आप ये बताइए कि इस नीति से किसान के जेब में कितने पैसे आएंगे, किसान की आय में क्या सुधार आएगा। और वो धीरे धीरे उसमें काफी परिवर्तन आया। आप देख रहे हैं आज 5 टन हम फ्रूट एंड वेजिटेबल का उत्पादन कर रहे हैं, 4.5 टन प्रति व्यक्ति हम सीरियल्स का उत्पादन कर रहे हैं, पैडी व्हीट साइकिल से हम बाहर निकल रहे हैं। तो और बाकी सारी चीजें हमारी कमेटी के माध्यम से हमारे और भी हमारे कलीग बैठे हैं, हम बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ठीक है। सहकार से सिद्धि करने वाले हैं। 2.5 लाख से ज्यादा पैक्स बन गए हैं, बना रहे हैं और पैक्स बना रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर वेयर हाउस में कहीं किसी ने किया है तो वर्तमान में हुआ है। और ये वेयर हाउस अर्बन एरियाज में नहीं है, ये वेयर हाउसेज ग्रामीण भारत में होगा। उससे जो रोजगार जनरेट होगा और उससे खास करके जो अनाज की, आपको मैं एक और बात बताऊं, जी जी, सबसे पहला दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस पटना में बना था, गोलघर जो आप देखते हैं, जहां अब अनाज नहीं रखा जाता। तो वेयर हाउस की इंपॉर्टेंस क्या है, वो प्राचीन भारत में, प्राचीन तो हम नहीं कहें, कम से कम मगध तक ना जाएं, परंतु आजादी के पहले अंग्रेजों को समझ में आती थी। परंतु आजादी के बाद के जितने भी सरकारें रही, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी वेयर हाउस में फार्मर्स की और फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन नहीं होने दी। भाई SFAC तो आपने बना लिया, लेकिन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम बना लिया, उसमें किसान कहां थे? आज का वो NDC प्लेटफॉर्म पे जाके अपने प्रोडक्ट बेचता है और उसके प्रोडक्ट का पैसा सीधे उसके अकाउंट में आता है। क्या कभी ऐसा हुआ था? तो बाजार की जो नियम थे
वो किसानों के लिए कैसे हो ठीक और है। उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन जो ढांचागत सुधार करके वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में आगे होने वाला है, वो बहुत कम लोग समझ ठीक पा है। रहे हैं और अर्थशास्त्री उसको उस तरीके से बता नहीं रहे। ठीक है सर, तो पिछले समय के गड्ढे जो थे उनको भी भरा और अब नई इबारत खूबसूरत तरीके से लिखने की कोशिश है और नए भारत की ये नई तस्वीर है जहां किसान सामने खड़ा दिखाई देता है, प्रथम पंक्ति पे नजर आता है। लेकिन सिर्फ अब किसानों की बात नहीं होती है, भारत रत्न पुरस्कार जब दिए जाते हैं तब भी किसान अग्रणी नजर आता है। इस पे भी करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। देखते रहिए डीडी किसान। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य, आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम के जरिए सटीक विश्लेषण होता है, रिपोर्ट होती है और पैनलिस्ट होते हैं। डॉक्टर कृष्णवेणी चौधरी, हम जब पिछले समय की बात करते हैं, बहुत पिछला, वो बहुत पुराना समय भी नहीं है, जब किसान हाशिए पे दिखाई देता था, आंसुओं के साथ दिखाई देता था, एक गैप में दिखाई देता था और कई सारी चीजें उसके हित में होती हुई नजर नहीं आती। सर, अब तो भारत रत्न पुरस्कार की जब बात आती है तो फिर एस स्वामीनाथन की बात होती है चौधरी चरण सिंह की। सर, ये बातें भी तो उत्साहित करती होंगी किसानों को। ये सीधे सीधे मन को छूती है। देश का किसान इस बात को समझ गया है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने, जो इस देश को हरित क्रांति के जनक हैं, उनको सम्मान दिया इस सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करके। चौधरी चरण सिंह, जो देश के किसानों के मसीहा और नेतृत्व देने वाला व्यक्तित्व था, उनको भारत रत्न से सम्मानित करके सरकार ने देश के किसानों के दिल को जीता है। सीधे सीधे किसानों को ये बात लगी है कि किसानों का सम्मान जो बड़ी बात है वो सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का हर व्यक्ति जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से होगा वो इस बात को सराहना करने में कभी कोताही नहीं करेगा, क्योंकि ये एक उत्साह बढ़ाने वाला भारत रत्न दिए जाने का कार्रवाई की गई है। अब मैं आता हूं कि युवा बेरोजगारों की बात मैं जरूर कहूंगा आपसे। जिस तरीके से नए नए स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही है, इस सरकार ने बड़े फूड मेगा पार्क्स की स्थापना की शुरुआत की है। सरकार की योजना में एग्रो प्रोसेसिंग को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं दी गई हैं, उसका परिणाम जो है ग्रामीण क्षेत्र में सीधे सीधे युवाओं को मिलेगा, क्योंकि जब एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है कृषि के क्षेत्र में, वो एग्रो प्रोसेसिंग में। देश बहुत कहीं पिछड़ गया था। अगर हम आसपास के साउथ ईस्ट एशिया के भी देशों को देखें तो वो भी लेके 80-90% और 95% तक एग्रो प्रोसेसिंग अपने कृषि उत्पादों कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो है बहुत कम उस पर ध्यान दिया गया। और इस सरकार ने एग्रो प्रोसेसिंग को युद्ध स्तर पर बढ़ावा देने की शुरुआत करवाई है, और उसका परिणाम ये है कि अभी आप देखिए कि पहले सिर्फ गन्ने से एथेनॉल की बात बार बार कही जाती थी। मैं तो 92 से मैंने इस बात को कहा कि देश को एथेनॉल के लिए जो है गन्ने के क्षेत्र में आना पड़ेगा, तभी ये बायोफ्यूल में जो है सरकार जो है आगे बढ़ेगी तो देश को लाभ होगा, निर्यात में कमी आएगी पेट्रोलियम के इंपोर्ट में। दूसरा, अब आप देखिए मक्का से जो है एथेनॉल के लिए जो है कंपनियां आगे आ रही हैं, और जो ऑयल कंपनीज हैं वो सीधे एथेनॉल को ब्लेंडिंग कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो ये वो शुरुआत है, डाइवर्सिफिकेशन जो है। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात मैं कहना चाह रहा था आपसे, मैंने कहा है जी, आपको भी वो दिन याद होगा जब किसानों की फसल बर्बाद हो गई देश में और उनको 100-100, 200 रुपए की चेक जो है सरकारें दिया करती थी, तो बहुत दुख होता था उन चीज़ों को देखकर। आज
उसको बिना नुकसान के, उसकी सम्मान के लिए, उसकी भरपाई नहीं बल्कि सम्मान के लिए, जिससे वो सम्मान के साथ खड़ा होकर बाजार में जाके और अपने पैसे से अपना सामान खरीद सके। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत बड़ी योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है कि 11.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सिंगल क्लिक पर जो है किस्त जो है 2-2 हज़ार रुपये की 3 बार साल में दी जाती है। 80 करोड़ लोगों को, दुनिया का कौन सा देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन खिलाएगा? लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोविड काल के अंदर देश के किसानों ने ये साबित कर दिया कि भारत अन्नदाता की ताकत के बल पर मजबूती के साथ खड़ा रहा और आर्थिक शक्ति में कोई कमी नहीं आने दी गई। जबकि दुनिया के विकसित देश धराशायी हो रहे थे, उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत खराब पैमाने पर चली गई थी। तो ये हमारी जो देश की खाद्यान्न सुरक्षा है, मैं कहता हूं कि देश की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उस देश की सबसे बड़ी मुद्रा है। और इस बात को कोविड काल में जो है देश ने देखा है, यही मुद्रा है सबसे बड़ी। और इसी मुद्रा से हमारा ढांचा आज भी कृषि पर आधारित है। और जितना हम कृषि के विकास में सरकार ने काम की शुरुआत की है, जितनी योजनाओं की शुरुआत की है, उससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है। और रोजगार के लिए जो है युवाओं को सरकार ने पूरा भंडार खोल रखा है, खजाना खोल रखा है कि आप आइए और आप रोजगार के लिए, रोजगार देने वाले बना रही है सरकार। रोजगार मांगने वाली जो स्थिति थी उससे बदल के सरकार चाहती है कि एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में सिर्फ चाहे आलू का चिप्स है, चाहे टमाटो सॉस है, चाहे जैम है, जेली है, वो सब बड़े कारपोरेट की बात ना रहे, बल्कि गांव का हर युवा, हर बेटा, हर बेटी जो शिक्षित है और वो उसमें कामयाबी के साथ आगे बढ़े। और सरकार चाहती है कि फार्म टू फॉर्क, सीधे किसानों के उत्पादों को प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके और कंज्यूमर तक जब जुड़ेगा किसान, तभी उसको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनेगा किसान। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार तमाम योजनाओं को किसानों को बाजार में खड़ा करने के लिए और उपभोक्ता से जोड़ने के लिए तमाम योजनाओं को जो बना के काम कर रही है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभुदत्त जी भी हैं। तो प्रभु सर, असल में जिस तरह का जिक्र अभी डॉक्टर कृष्णवीर कर रहे थे कि टॉप टू बॉटम एक लाइन ऐसी क्रिएट कर दी गई है जहां पे सिर्फ विकास ही विकास नजर आता है जब किसानों की बात करते हैं। सर, हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बड़ी आबादी खेती पे निर्भर करती है। लेकिन क्या वाकई ये जो कहा, ये जो सुना और ये जो पढ़ा, इन सालों में आप चरितार्थ होते हुए देखते हैं सर? क्या ये उतना ही प्रासंगिक है जितना समझाया जा रहा है? बिल्कुल। हमारे आज के डेट में अगर देखेंगे तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ है उसको हम महसूस करें और जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहा है उस दिशा पे हम आगे बढ़े। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जैसे एमएसपी की डिमांड आ रही है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मिनिमम लीगल गारंटी होना चाहिए, स्वामीनाथन कमीशन की आधार पे होना चाहिए फिक्सेशन। आप इसको अपोज खाली उस हिसाब से मत करिए। देखिए कि जो पहले 2018 से पहले जो लोग अपोज करते थे उनसे आप बात करिए। उन लोगों का व्यूज क्या था जब गवर्नमेंट ने A2 प्लस FL प्लस 50% के आधार पे MSP तय करना शुरू किया। उस समय भी कुछ लोग थे अपोज कर रहे थे, आज भी अपोज कर रहे थे। उनसे बात करिए, क्या उसमें कोई इम्पैक्ट क्या आया? उस जो पॉलिसी चेंज हुई 2018 में MSP की, उसके बाद क्या चेंजेस आया? कोई निगेटिव चेंजेस आया है? नहीं आया है। आज अगर MSP लीगल गारंटी दे देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आगे चल के आने वाला है? C2 कॉस्ट मांग रहे हैं, C2 प्लस 50%। आप C2 प्लस 50% अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगर गेहूं पे लेंगे तो 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। MSP आज का जो MSP है उससे 200 रुपये बढ़ जाएगा। अभी राजस्थान ने 125 रुपये का बोनस अनाउंस किया। छत्तीसगढ़ ने पेड़ी में 3100 रुपया अनाउंस अभी देने लगे हैं, 1-2 दिन में वो भी रिलीज कर देंगे 13,000 करोड़। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर C2 प्लस 50% देंगे तो ऐसा कोई आफत आने वाला नहीं है, ये संभव है। लेकिन उसमें बैठ के समझाने की ज़रूरत है फार्मर्स को, और किस तरह से हम देंगे उसका एक विषय पे सब लोग बैठ के चर्चा करें और एक समाधान की तरफ हम बढ़ें तो वो बेहतर होगा, सभी के लिए अच्छा होगा।
ठीक है, तो इस द्वंद्व की दीवार में बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए और हमेशा खुला रहना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बात का अच्छा जवाब विनोद आनंद जी देंगे, जो हमारे साथ सरकार की तरफ से हैं। विनोद जी, असल में देश ने पिछले कुछ समय में एक शब्द बार बार सुना, वो है एमएसपी। और सर इतनी बार सुना कि छोटे से लेके बड़े बच्चा तक सब ये समझने लगे भाई एमएसपी है क्या। सब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, जो उसका अंकगणित है, वो सही से समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि प्रभु जी भी कह रहे थे कि देखिए ये बातचीत होनी चाहिए। तो सर वो जो बड़ा डेडलॉक है, उसमें बातचीत की खिड़की खुलती भी है, कई बार खुलती है, लेकिन ये एमएसपी सर फिर हुआ बन जाता है। ये समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेन काउंसिल करके एक संस्था है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। प्रत्येक 2 वर्षों में उनकी बैठक होती है। अभी WTO की बैठक हुई, हमारे कई मित्र उसमें गए, चर्चाएं हुई, और चर्चा होने के बाद कुछ निकला नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है और जिसके बारे में ये बज़वर्ड बनाया गया, वो कुछ लोग उन कारणों से बना रहे हैं जो वे चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को कम दाम में अनाज देते रहें और वही प्रोसेस करके हमें वो खिलाते रहें। एक तो वो कार्टेल है। दूसरा कार्टेल वो है जो कभी भी ये नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि बराबरी से जो सॉलिडारिटी इकॉनमी है, जो पूरा भारत में एक जो रूरल इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम है वो कम हो। अब मैं वापस आता हूँ कैसे। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक इमरजेंसी प्रोविजन थी, और पूरा जो हम करते हैं उसका मात्र 28% शेड्यूल कमोडिटीज में आ जाता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 19 कुल मिला के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कृषि विश्वविद्यालय जो राज्यों में हैं, और राज्य सरकार उनको चलाती है, जैसे जो SAU जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनका जिम्मा होता है उसको कैलकुलेट करना। और इसमें 29 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पूरा फार्म लेबर क्या है, सीड कितने में आता है, कितने दिन उसमें क्या पेस्टिसाइड कितना डालना पड़ता है, इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना है, इरिगेशन का कॉस्ट कितना है। इस प्रकार से 14,440 किसानों का एवरेज वेटेड मीन से सर्वे होता था। परंतु आज तक जो भी सर्वे होता था, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो पेपर एंड पेन पे होता था। अब ये हास्यास्पद विषय है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया डिजिटल में जा रही है, सिर्फ एक ही राज्य गुजरात, जो हमारे साथ कृष्णवीर जी की उस बैठक में थे, एक ही राज्य गुजरात है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे करता था। यानी कि जिस किसान के गांव पे गए आप, वहां का कोऑर्डिनेट्स आप टैबलेट पे या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अपलोड करेंगे, तुरंत इस वर्तमान में सारे किसानों का जो सर्वे अब होता है, जो किया जाता है, एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है, जिस पे चर्चा आज तक नहीं की जाती थी, सारा इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है ताकि सच्चाई निकल के आए। तो वो कभी भी एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है इस पे डिबेट करने ना देना चाहते हैं, और ना हमारे गांव में जो किसान हैं उनको बताने देना चाहते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स उसको बना के रखा हुआ है, और ऊल जुलूल बातें करते हैं, जी तुम्हारी जमीन चली जाएगी, कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें दिक्कतें आएगी। तो वो ये पूरा ये चाहते हैं कि हम एमएसपी जैसे विषय में उलझ के रहें और गुलाबी अखबारों की शान बनता रहे, और काले कोट पहन के हमारे जो माननीय अर्थशास्त्री होते हैं, जो कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में कई इज़म्स में बटे हुए होते हैं, उनकी बात वो करते रहे, और हमारा किसान जो है एमएसपी में उलझता रहे, हम 10 साल और उलझे रहे, और उनके यहाँ के गांवों में विकास हो, हमारे यहाँ के गांवों में विकास ना हो। तो ये एक पूरी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जो आपके माध्यम से हमारे गांव के खास करके वैसे जो युवक हैं जो अब 75% हैं वर्किंग एज में, और जो माइग्रेट कई कारणों से इन सारी गलत नीतियों की वजह से जो माइग्रेट करते थे, उसमें जो चेक एंड बैलेंस हुआ है, नरेगा में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, और जो एग्जीक्यूशन खास करके, देखिए हमारे कमेटी में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने 5 फिल्टर लगाए हुए हैं, और आपके माध्यम से मैं ये देश को बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो फार्मर सेंट्रिक हो, हम जो भी बात करें वो किसान सेंट्रिक हो, ना कि बाजार सेंट्रिक हो। दूसरा, वो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, बिजनेस नहीं बात करते हम, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। तीसरी बात जो प्रमुख रूप से हम ये कहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंप्लीमेंटेबल हो, उसको हम इंप्लीमेंट कर सकें, और फिर वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। हम ऐसी क्रॉप क्यों लगा दें जिससे सिर्फ जहां पानी है वहां कल मरुस्थल बन जाए। और पांचवी सबसे आखिरी बात कि देखिए कृषि भी राजनीति भी है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो। हम सारी नीतियों को इन 5 तथ्यों पे रख के फिल्टर करते हैं, और फिर एमएसपी की गणना
किसानों को समझाने के लिए किस प्रकार से उसको समझाएं। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए इस कमेटी का निर्माण किया, यह भी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। तो सिर्फ कोरे कागज पे योजनाएं गढ़ने की कोशिश नहीं हो रही, आप ये कहना चाह रहे हैं 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब सिर्फ पूंजी नहीं दी जाती है, सिर्फ सम्मान नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, बताया जाता है कि बाजार में क्या चल रहा है भाई, टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, और एआई को, जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कृषि में प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सारी बातें हम करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का नाम है सच के साथ। कुछ और सच ब्रेक के उस पार, रहेगा हमारे साथ। लोहा सिंह, यस सर, लक्ष्मी चंद के ठिकाने का घेराबंदी करो, बागी लोग वहां जरूर आएगा। जीवा, चलो, ये पैसा हमारा है, चलो इसे। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, बात किसानों की, उनके उत्थान की, सरकार की योजनाओं की, और अब प्रासंगिक होती हुई उन योजनाओं को आगे कैसे बढ़ते हुए हम देखेंगे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख ही रहे हैं। तो डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, असल में जैसे ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सिर्फ पूंजी नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, टेक्निक समझाई जाती है, और ये कहा जाता है कि भाई इन चीजों को इस्तेमाल में लाइए, ये चीजें आपको फायदा देंगी। सर, एआई का कृषि में इस्तेमाल, ड्रोन का हालांकि जिक्र आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही किया था। सर, ये किस तरह के बढ़ते हुए कदम है, और अगर मैं सिर्फ 2 साल आगे की तस्वीर अभी खींचना चाहूं तो आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, टेक्नोलॉजी की इसलिए ज़रूरत है कि अभी आप जो है पंजाब का आप देखिए स्थिति क्या खराब हो रही है कि हर साल 1 मीटर से ज़्यादा पानी का लेवल जो है, भूजल स्तर जो है नीचे गिरता जा रहा है। आखिर 20 साल के बाद वहाँ पानी पीने के लिए नहीं बचेगा तो क्या ट्रेन से लेके जाएंगे, कार में लेके जाएंगे, मोटरसाइकिल पे लेके जाएंगे? पीने के लिए पानी की बात मैं कर रहा हूँ, फसलों के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ बिजली फ्री कर रखी है तो पानी फ्री है, और पानी फ्री है तो अंधाधुंध जो है धान में उसका प्रयोग कर रहे हैं हम। तो इस सरकार ने जो फसलों में बदलाव का बीड़ा उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल पर ये दिखाया है कि मोटे अनाज की आवश्यकता मानव स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए, पानी को बचाने के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ सीधे सीधे मामला नहीं है? तो पंजाब के किसानों को तो एमएसपी पूरा मिलता है, उनका गेहूं और धान पूरा खरीद हो जाती है, हरियाणा की हो जाती है। उनका विरोध किस बात से है? क्यों है विरोध? सिर्फ राजनीति करने के लिए विरोध है? पहले भी आपने आंदोलन किया तब भी आपको एमएसपी मिल रहा था, अब भी आपको एमएसपी मिल रहा है, और मैं कहूं कि पूरे देश में जो खरीद होती है उसमें 60% से ज़्यादा उस क्षेत्र से खरीद हो रही है। बाकी सारा देश के प्रदेश अपने अपने आराम से थोड़ा थोड़ा खरीद होती है। तो ये एमएसपी का लाभ जिनको मिल रहा है वही आंदोलन करेंगे। एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है, लेंगे और आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन किस लिए करेंगे? जिस तरीके से राष्ट्र को पिछली घटनाओं ने अपमानित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको देश भूला नहीं है, और उसको देश भूला नहीं है। और आज फिर उन्हीं परिस्थितियों को अगर हम देखें, पंजाब के अंदर जो किया जा रहा है वो किसानों के नाम पर उचित नहीं कहा जा सकता, वो देश के हित में नहीं कहा जा सकता, और वो पंजाब के हित में नहीं कहा जा सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत के विकास विरोधी हैं, उनके इशारों पर, उनके तरीके से ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो विरोध के नाम पे सिर्फ विरोध ना हो। मेरा ये कहना है, एमएसपी जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पारदर्शिता हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। तो उसकी परिस्थितियां ये हैं कि मंडी में और सरकार में कोई भी दुनिया की सरकार एमएसपी पर खरीद नहीं कर सकती, इतना सारा समय सरकार काम व्यापार करना नहीं है। तो ये नीलामी होती है, एफसीआई के बाद जो है मंडी में होती है, और खुले बाजार में, छोटे छोटे बाजार में है। तो बाजार खोलना और एक मिनिमम कैप लगाना, ये इसका समाधान है। समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा आगे भी बढ़ना है मुझे। तो प्रभुदत्त मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। प्रभु सर, असल में एमएसपी की बात अभी सर भी कर रहे थे, एमएसपी पे हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है सर। तिल, मूंग, नारियल, इस बार भी बढ़ोतरी हुई, कई फसलें थी जो उस रेंज में आई।
सर फिर भी जो एमएसपी का जो जाल है वो उलझता जाता है, सुलझता नहीं है। दो प्रमुख वजह आपको क्या समझ में आती है सर? इसको देखो मैं दूसरे तरीके से देखता हूं कि जो कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इसके पीछे की उसमें नहीं जाके मैं डिमांड पे ही फोकस रखता हूं, उनका क्या डिमांड है और उसको क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे हमारे दोनों मित्र है, ये मेंबर है उस पैनल की जो एमएसपी लीगल गारंटी की जो भी चर्चा है, मैं तो इन दोनों से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द अपनी चेयरमैन जी को बोलिए अपनी रिपोर्ट पेश करे, तो रिपोर्ट आने से हो सकता है कुछ सुलझने की रास्ता निकल जाए, कुछ दिखे कि हाँ ये रास्ता हो सकता है। दूसरा एक चीज़ देखिए, एमएसपी हर साल बढ़ोतरी हो रही है, ये सही है, लेकिन कुछ फसलें हैं जिसमें एमएसपी मिलती नहीं है, जिसके कारण रोष है। अगर आपने 50%, ये देखिए कि अगर आपने सही में 50% C2+ कर दिया और एमएसपी दे दिया, पंजाब के फार्मर को अगर धान और चावल उगाने से भी 50% मिल रहा है और सरसों उगाने से भी मिल रहा है, तो वो तो सरसों में जाएगा, क्यों गेहूं में रहेगा? अगर धान पे ही मिलेगा उतना और पल्सेस में भी उतना मिलेगा, उतने में ही जाएगा। आप उसको समझने की उस दिशा में सोचिएगा कि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी हेल्प कर सकता है अगर हम उसी दिशा पे मोड़े। दूसरा है कि एफसीआई का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडी फीस इतना ज़्यादा है, आड़तियास कमीशन है, आप सीधे कोऑपरेटिव के थ्रू कोऑपरेटिव एमएसपी में खरीदेंगे और 1% या 2% अपना कमीशन में एफसीआई को देंगे, उसमें सरकार की भी बचत है। अगर एमएसपी लागू कर, बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स भी है, उसको हमको देखना चाहिए। तो ठीक है, माइन्यूटली कुछ चीजें हैं जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, लेकिन विनोद जी असल में हमने देखा है कि कई कोशिशें किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए की गई, जिसमें नोडल अधिकारियों की तैनाती जो हर दरवाजे पे किसानों के दिखाई थी। सर इसके अलावा आपको क्या लगता है, किसानों की कई ऐसी समस्याएं हैं जो वो समझ ही नहीं पाते हैं, जैसे ई किसान है या पोर्टल है, वहां पे वो कैसे जाएं, किस तरह से खुद को पंजीकृत कराएं, आपको क्या लगता है सर इस पे अभी काम करने की जरूरत है क्या? बहुत काम किया वो हम समझ गए, लेकिन क्या भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बहुत जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है? हमारे पास आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आप। हमारे पास सबका आधार कार्ड है, मैक्सिमम लोगों का। हमारे पास आज की तारीख में डीबीटी जो आप देख रहे हैं, जो अभी तक किसी ने किया नहीं, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों का बैंक खाता है, तभी तो डीबीटी हो रहा है। उनके सारे पेपर्स उनके पास हैं। जो होम स्टेट की प्रॉब्लम थी, अब ये काफी दूरगामी चीजें हैं। ड्रोन से मैपिंग हुई, ज्यादातर मतलब 90% किसानों की जो चौहद्दी जिसको आप कहते हैं गांव में, वो जमीनें उनकी मापी गई है। तो पहले आप जो देखते थे कि एक पंचतंत्र की कहानियों में और हमारे प्रेमचंद जी की कहानियों में कि किसान लड़ता था जमीन के माप के लिए, आज वो गांव वहां से बदल रहा है। तो जो सुधार इस तरीके के हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए, जो वर्तमान की समस्या का समाधान तो हो ही रहा है, भविष्य में 20 साल 25 साल उन समस्याओं में वो उलझे नहीं। ये सारी चीजें का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, उसका प्रयोग करने की एक पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। और अब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन करना पड़ेगा ना, उसके लिए किसानों को भी ट्रेन करना पड़ेगा ना सर। वो ट्रेंड है। देखिए किसान काफी सीखा पढ़ा हुआ है, साक्षरता के रेशो को अगर वहां मैच करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। देश में किसान सबसे स्किल्ड है, जिसको ये पता होता है कि कितने सेंटीमीटर नीचे बीज डालना है और कब मौसम से बात करके फसल का अनुमान लगाना है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितने दूर बाजार से जाना, और वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको क्या स्किल करेंगे? तो आज वो सारा वही, तो मोबाइल तो वही यूज कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ डेटा का कंजप्शन हो रहा है रूरल एरिया में हो रहा है, वो साउथ दिल्ली के बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो गांव का किसान कर रहा है, हमारा जो मजदूर है वो कर रहा है। तो वो डिजिटली इनेबल्ड है, डिजिटली एम्पावर्ड है, एक्सेसिबल है। हम उस व्यवस्था को सिर्फ जो मार्केट की जो इकोनॉमी है उससे जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, और जिसके लिए जो हमारे लिए जैसा इन्होंने कहा कि कैसे हम पैक्स का, कैसे हम कोऑपरेटिव का, देखिए आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा, नैनो यूरिया क्या इनोवेशन है वो। आज एक 40 जो बोरी होती थी 35 किलो की, किसान कंधे पे उठा के जाता था। आप गांव में जाइए, लाइन लगा के उसके लिए समस्याएं होती थी। आज वो अपनी जेब में उतना नैनो यूरिया लेके जा रहा है और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तभी तो किसान उसका प्रयोग कर रहा है। कितना कुछ हमारे यहाँ बचने वाला है उससे, क्या होगा उससे। कभी कोऑपरेटिव की हम लोगों ने एक, हमारे इफको के चेयरमैन साहब, हमारे एनसीयूआई के दिलीप संघानी जी बड़े कोऑपरेटर हैं,
उन्होंने वर्ल्ड कोऑपरेशन इकोनॉमिक फोरम की संरचना की है कि ये कोऑपरेटिव सिर्फ और सिर्फ गांव तक और से यहाँ सीमित नहीं रहे, राज्य और केंद्र में उलझा ना रहे, आर्केक लॉज में उलझा हुआ ना रहे। जो बदलाव हो रहे हैं हम आज कैसे उसको विश्व के पूर्वा से कैसे जोड़ें, तो उस ग्लोबलाइजेशन से कोऑपरेटिव को कैसे जोड़ें, ऐसी संस्थाएं बनाई गई है और वो सिविल सोसाइटी उसके ऊपर काम कर रही है। तो ये बदलाव जो आ रहे हैं, तो सर समय कम है लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा है जिनका जिक्र आपने किया, और थैंक यू सो वेरी मच सर, आप तीनों का आप लोगों ने समय निकाला और इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर है जिसको उकेरने की हम कोशिश करते हैं, और सच के साथ का मोटिव ही यही है कि आप तक सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध तौर पे सच पहुंचे। तो सच की नई कहानी और गढ़ने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान का जीवन और किसान कितना बदलता हुआ जा रहा है। आज के इस अंक में इतना ही, नमस्कार।